तो एक्सरसाइज कर रहे थे ना हम लोग इस चैप्टर का हैलोल्केन्स हैलोरिन्स में एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 10.12 तक हमने करा था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है 10.12 के लिए कि अल्काइल हेलाइड्स द polar are immiscible with water, are immiscible with water, explain why, कि अल्काइल हेलाइड्स पोलर नेचर के हैं, इसके बावजूद या वाटर में इनसॉल्युबल है, क्यों है बताना है। तो देखो, वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए 2 कंडीशन है जो फिजिकल प्रॉपर्टी चैप्टर में भी बताया गया था। सॉल्युबिलिटी इन वाटर के लिए 2 कंडीशन है, पहला पोलर नेचर का होना चाहिए, दूसरा कैपेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली होगा, इसके बाद ही आता है। लेकिन ये फुलफिल हो तो ये हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड सब नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड वही बनाता है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो फ्लोरीन से, हाइड्रोजन जुड़ा हो नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। ये 3 एलिमेंट्स यदि हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लायक है। अब अल्काइल हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन का, ऐसा। तो इसमें जो भी हैलोजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो होगा नहीं, और हाइड्रोजन होगा तो कार्बन से जुड़ा होगा। अब कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का नहीं होता है कि वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए वही हाइड्रोजन सुटेबल है जो तीनों में से किसी एलिमेंट से जुड़ा होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। अब वही तीनों एलिमेंट में खास क्या है, तो ये हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन में पढ़े हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे वहाँ। तो फिलहाल इसका आंसर क्या देंगे कि अल्काइल हैलाइड्स द पोलर आर इमिसिबल विथ वाटर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ H2O मॉलिक्यूल्स। इतना सा बात लिख देना है कि वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के काबिल नहीं है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसीलिए वे वाटर में डिजॉल्व नहीं करते हैं। दोनों पोलर तो होना ही चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनना चाहिए। पोलर है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही लेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो यह निश्चित है कि पोलर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट, है क्वेश्चन नंबर 3 इसी का 10.12 का। ग्रिग्नार्ड reagents should be prepared under anhydrous conditions. एक्सप्लेन वाई। चैप्टर पढ़ाते समय चर्चा किया गया है इन चीज़ों का, लेकिन अभी सीरियल वाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो देख ले, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनाया जाना चाहिए, क्यों, क्या वजह है? तो वजह बिल्कुल साफ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे भाई? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करवाते हैं मैग्नीशियम से ईथर मीडियम में। एनहाइड्रस ईथर होता है, मतलब कि ड्राई ईथर होता है। तो यहाँ से बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RmGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब कह रहा है कि यहाँ यह ड्राई ईथर मतलब एनहाइड्रस क्यों होना चाहिए? ड्राई मतलब एनहाइड्रस, जरा सा भी वाटर नहीं होना चाहिए, विदाउट वाटर। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि यदि वाटर रहा तो वाटर के साथ या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंबाइन करेगा, डेल माइनस डेल प्लस, और ये है वाटर H प्लस OH माइनस। यह काम कर देगा यहाँ बेस का, और ये काम कर देगा एसिड का, और ये जो है इसका H प्लस को ले लेगा, तो ये बन जाएगा RH प्लस MgOH X।
ये बन गया यहाँ से हाइड्रोकार्बन, दिस इज हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या होगा ना कि जिस पर्पस के लिए आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे तो आगे या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, अल्कोहल बनाएंगे, ना जाने कितने तरह के कंपाउंड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मदद से हम बनाते हैं। लेकिन जब यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अवेलेबल ही नहीं होगा, जब थोड़ा सा भी वाटर इसमें आ जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा और वो तुरंत वाटर से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद बदल जाएगा किसमें, हाइड्रोकार्बन में। तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहा ही नहीं तो इसका फर्दर यूज आप क्या ही करोगे, किस पर्पज से कर पाओगे बताओ, नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बीइंग a base reacts with water to form hydrocarbon. That is, the formation of Grignard reagent get destroyed due to the formation of hydrocarbon. That's why it should be always prepared in anhydrous condition where water is absent. बाकी रिएक्शन लिख करके दिखा दोगे इतना तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.13 यूज लिखना है फ्रियोन्स का, डीडीटी का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का और आइडोफॉर्म का। तो यूज क्या बताना है वो नोट्स में डायरेक्ट मिल जाएगा, गूगल भी करोगे तो मिल जाएगा। तो यूज बताने वाला चीज़ नहीं है, उसको डायरेक्ट देख करके उसको रख लेना है अपना। ये जानते हैं फ्रियोन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में जो है एयर कंडीशनर वगैरह में यूज होता है। डीडीटी इंसेक्टिसाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर अंडर नेम पायरीन किसी के साथ कम्बिनेशन में। आइडोफॉर्म भी जो है काम करता है किसका, एंटीसेप्टिक का, आइडोफॉर्म वगैरह। तो ऐसे एक यूज़ तो है ही, बाकी अपना देख करके लिख लोगे उसको। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10.14, कंप्लीट करना है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट लिखना है सब में। तो नंबर 1 दिया हुआ है CH3 CH2 CH2Cl प्लस NaI एसीटोन हीट। नंबर 2 में है CH3 का होल 3CBr KOH इथेनॉल हीट। नंबर 3 में दिया हुआ है CH3CH Br CH2 CH3 प्लस NaOH वाटर। ऐसे कई रिएक्शंस हैं, पहले ये 3 कर लें हम लोग। तीनों जो है सो 3 तरह का रिएक्शन है। नंबर 1 हैलोजन एक्सचेंज है, क्लोरो अल्केन है, सोडियम आयोडाइड से हीट हो रहा है एसीटोन के प्रेजेंस में। फिंकलस्टीन रिएक्शन जिसमें क्लोरो और ब्रोमो अल्केन आयोडो में चेंज होता है। तो सिंपली यहाँ से क्लोरीन हटा करके आयोडीन ले आना है। कौन सा रिएक्शन क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। वैसे भी जब चैप्टर कर रहे थे तो उस समय बताया गया था कि ऑर्गेनिक रटने का तरीका है कि आप नेम रिएक्शन को रटो। सबसे पहला काम वही करना है, किसी ना किसी रूप से एग्जाम में आएगा। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन पे नोट्स नहीं आएगा, ये तो दे ही दिया ना। रिएक्शन जो कंप्लीट करने दिया वो क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है, तो कहीं ना कहीं से तो पूछेगा। KOH और इथेनॉल है, इसका मतलब यह अल्कोहलिक KOH है जो कौन सा रिएक्शन करवाता है, एलिमिनेशन करवाता है। अब एलिमिनेशन करवाने का जो रूल है कि अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा बीटा के बीच क्या देना है, डबल बॉन्ड देना है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ ढंग से। CH3 3 है इस कार्बन में, कार्बन का कार्बन और 3 CH3, फिर है Br। ठीक है, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया अल्फा कार्बन, अगल बगल वाले हो गए बीटा कार्बन। अब तीनों बीटा कार्बन सेम है, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तीनों का एनवायरनमेंट भी सेम है। तो कहीं एक जगह से हाइड्रोजन हटा करके प्रोडक्ट बना दो, ये हटा दो और कहीं से हटा दो, इसका हाइड्रोजन हटा दो, तो ये यहाँ चला जाता है। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। साइड प्रोडक्ट मन है तो लिखो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ऐसा आइसोब्यूटाइलिन।
नेक्स्ट है NaOH अलॉन्ग विथ वाटर। देखो KOH इथेनॉल था तो एलिमिनेशन हुआ, और जब वाटर रहेगा मतलब एक्वस, तो इस केस में क्या करवाता है, सब्सटीट्यूशन। यही तो इम्पोर्टेंट था। सॉल्वेंट का नेचर, सॉल्वेंट अल्कोहल है तो एलिमिनेशन, और सॉल्वेंट एक्वस है तो सब्सटीट्यूशन। सिंपली Br हटेगा और इसकी जगह पे OH जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है भाई। CH3 CHOH CH2 CH3। ऐसा 3-4 तरह का जो रिएक्शन करता है हेलोजन, उसमें से तो 3 आ गया ना। हेलोजन एक्सचेंज आ गया, एलिमिनेशन आ गया, सब्सटीट्यूशन भी आ गया। 3 रिएक्शंस तो आ ही गए इसमें। अब आगे के 3 रिएक्शंस क्या हैं देखो। फोर्थ नंबर में है CH3 CH2 Br KCN एक्वस इथेनॉल। नेक्स्ट 5 नंबर में C6H5ONA प्लस C2H5Cl। 6 नंबर में CH3 CH2 CH2OH SOCl2। ये 3 है, कंप्लीट करने हैं सबको। एक्वस अल्कोहलिक केशियन है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। Br यहाँ से हटेगा और उसकी जगह पे CN जा कर के जुड़ेगा। सब्सटीट्यूशन बाई साइनाइड याद करो, इथाइल साइनाइड बन जाएगा, KBr बाहर होगा। नाम लिखते जाओगे, अभी हम कहते जा रहे हैं, नाम जरूर लिखोगे एग्जाम में। यदि क्वेश्चन आया कंप्लीट करने, नाम जरूर लिखना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि राइट नेम ऑल्सो, आप लिखोगे, वो एक अलग इंप्रेशन बनाता है एग्जामिनर पे। ये देखो क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। ये भी सब्सटीट्यूशन ही है कहीं ना कहीं, या हेलोजन हटेगा और उसके जगह पे पूरा अल्कोक्सी ग्रुप जुड़ेगा। रिएक्शन का नाम याद है क्या, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस है ना। ये हेलोजन यहाँ से हटेगा और ये जा कर के कार्बन पे जुड़ेगा, तो C2H5O C6H5 प्लस NaCl। दिस इज इथॉक्सी बेंजीन। हो गया इथॉक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन। इसको देख लो, थायोनाइल क्लोराइड। ये तो बताते समय ही कहते कि कितना इंपॉर्टेंट है, डार्जेन प्रोसेस। देख रहे हो, सब नेमिंग रिएक्शन ही कहीं ना कहीं से उठा करके दिया है। वही छटेगा, इसके जगह पे Cl जा करके जुड़ जाता है। उतना मैकेनिज्म वगैरह अभी तुमको थोड़ी लिखना है, बस कंप्लीट कर देना है। साइड में SO2 प्लस HCl। हाँ, ये माइनर प्रोडक्ट छूट जाते हैं तो इससे ज़्यादा लोड नहीं लेना है, उस पर कोई मार्क्स नहीं होता है। मेन प्रोडक्ट लिखना है। वैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट दी मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बस पूरा इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट SO2 HCl वगैरह निकलता है, सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये वही बात है, लिखोगे तो थोड़ा इंप्रेशन बनता है एग्जामिनर पे। आगे का कोई क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक भी रहा तो संभाल लेता है एग्जामिनर। दो क्वेश्चन और 7 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr परऑक्साइड, और 8 में CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 का होल 2 प्लस HBr। ऐसा दोनों जगह HBr है, एक जगह परऑक्साइड, एक जगह नहीं है। तो जहाँ परऑक्साइड है वहाँ क्या होता है, एंटी मार्कोवनी कॉप्स होता है ना।
अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो, और नहीं है वहाँ मार्कोवनिक कॉर्प्स होगा। ठीक है, एंटी मार्कोवनिक कॉर्प्स के अनुसार क्या करना है, हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो ये आकर के यहाँ जुड़ेगा और ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, मैकेनिज्म सहित हम देख चुके हैं चैप्टर में। 1 ब्रोमोब्यूटेन, यहाँ मार्कोवनिक कॉर्प्स लगेगा तो इसको थोड़ा बढ़िया से लिख लो, CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 यह पूरा सिस्टम है। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ एक हाइड्रोजन है, मार्कोवनिक कॉर्प्स फॉलो करना है, हाइड्रोजन वहाँ जोड़ना है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ जुड़ जाएगा ब्रोमीन। तो CH3 CH2 CH3 Br, टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड। सब में तो रूल ही यूज हो रहा है जी, मार्कोवनिक कॉर्प्स, एंटी मार्कोवनिक कॉर्प्स, तो उधर आ गया फिंकलस्टीन, फिर आ गया विलियमसन सिंथेसिस, सारे नेम रिएक्शन ही आ रहे हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10.14। नेक्स्ट अब बढ़ो आगे इसमें। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10.15, मैकेनिज्म लिखना है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मैकेनिज्म अक्सर एग्जाम में पूछता नहीं है, खास करके बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछेगा ही। ये दिया हुआ है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, KCN, इथेनॉल, एक्वस इथेनॉल है, प्रोडक्ट है N ब्यूटाइल साइनाइड। है तो सब्स्टिट्यूशन, या रिएक्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमीन हट करके CN आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हम पढ़े हैं 2 तरह का होता है, SN1 SN2। अब कौन सा होगा वो सबस्ट्रेट को देखो, N ब्यूटाइल है मतलब प्राइमरी है, तो हम पढ़ें कि SN1 में जो रिएक्टिविटी होता है 0 ऑर्डर से ज़्यादा 1 डिग्री, 2 डिग्री, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, और इसमें उल्टा होता है, 0 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यहाँ जो हेलाइड दिया हुआ है वह N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, और N ब्यूटाइल ब्रोमाइड है मतलब प्राइमरी हेलाइड है, और प्राइमरी एल्काइल हेलाइड है तो निश्चित रूप से यह SN2 को फॉलो करेगा। किसे फॉलो करेगा, SN2 से। तो इसको पहले बढ़िया से लिख लो, CH3 CH2 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 Br, यही है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। Bu माने ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो ये 1 डिग्री है। अब जैसे SN2 में आप पढ़े हो, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करते हुए, बैक साइड अटैक करते हुए, वैसे इसको दिखा दो बढ़िया से। इतना तो समझ गए ना कि हम कैसे सोचे कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, SN2, इस हेलाइड का नेचर को देख करके। अब मैकेनिज्म पे आते हैं इसका। SN2 का मैकेनिज्म लिखना है पूरा, कार्बन, ब्रोमीन, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, अलग अलग लाइन दिखा दोगे तो बढ़िया है, एक और दिखा दो, H, इधर दिखा दो C3H7, ऐसा। और यहाँ से ले लो भाई न्यूक्लियोफाइल CN-, इधर से हटेगा, ये बैक साइड अटैक करेगा, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, C3H7, पार्शियल बॉन्ड ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज, पार्शियल बॉन्ड CN नेगेटिव चार्ज, ट्रांजिशन स्टेट। SN2 मैकेनिज्म जो बताया वही यहाँ लागू हो रहा है, कुछ अलग से हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा यदि है तो फाइनली फिर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट बनता है, Br यहाँ हटेगा, CN पूरी तरह का जुड़ जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, C3H7 H यहाँ जुड़ गया CN, Br माइनस बाहर। तो बस इसे देख करके तुम्हें बताना था कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा।
SN2 करेगा बस। और बाकी जैसे पढ़े हो SN2 वैसे दिखा दो, क्लियर हो जाएगा। ऐसे कोई भी आ सकता है, यहाँ प्राइमरी दे करके बस वो चेक कर रहा था कि मैकेनिज्म का कोई आइडिया है या नहीं है तुम्हें। नेचर देख करके हो सकता है यहाँ 2 डिग्री दे देता, 3 डिग्री दे देता, कुछ भी। तो फिर जो SN1 SN2 के लिए कंडीशन पढ़े हो उस कंडीशन को लागू कर लेना, बन जाएगा, क्या दिक्कत है। तो 10.15 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10.16 पे। 10.16 में कह रहा है कि अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर टू रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे अरेंज करना है। कौन सा? SN2। नंबर 1 में सबसे पहले दिया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसको इन टेक्स्ट में हम लोग बहुत किए हुए हैं। 1 ब्रोमो पेंटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन। एक क्वेश्चन और लिख लें, टोटल 3 है। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, फिर है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एक है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इन दोनों को करें। फिर एक क्वेश्चन और है, उसे करेंगे। बिना स्ट्रक्चर बनाए पता नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाओगे वहीं से आइडिया मिलेगा सब कुछ। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन आप डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया। 1 ब्रोमो पेंटेन, ऐसा, और 2 ब्रोमो पेंटेन, ऐसा। डायरेक्ट डिग्री डिसाइड करो, क्लियर हो जाएगा। ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। SN2 का पूछा था, तो SN2 में ऑर्डर क्या था? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यदि इसको A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, तो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री होगा B, देन 2 डिग्री C, और सबसे कम A। वजह जो भी हो पढ़े हैं डिटेल में हम, बस यहाँ अरेंज करने पूछा था। इसका 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, डिग्री डिसाइड करोगे 1 डिग्री। फिर है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यही वाला है, ऐसा। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, डिग्री डिसाइड करो। 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, क्लियर है। A B C, तो सबसे ज़्यादा A, फिर 2 डिग्री C, फिर सबसे कम 3 डिग्री B। A C B, B C A, वही वाला चीज़ है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो, अब यहाँ नॉमेनक्लेचर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यू कैन इमेजिन कि यदि नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है। तुमको पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का, लेकिन स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाओगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए शुरुआत से कह रहे हैं कि नॉमेनक्लेचर इज द की फैक्टर फॉर ऑर्गेनिक, उसके बगैर आप एक काम नहीं कर पाओगे इसमें। एक और है इसका 10.16 में ही एक क्वेश्चन और है, SN2 के ऑर्डर में जो अरेंज करना है। नंबर 3, 4 कंपाउंड है इसमें। 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन है,
फिर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है और फिर 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन है। पहले स्ट्रक्चर बना लो सबका। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये तो सिंपल सा हो जाएगा, CH3 CH2 Br, ए नंबर मान लो। 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ऐसा बी नंबर। 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, फिर 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा। सी मान लो। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। वन ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। डिग्री लेकर के चलोगे ना तो डिग्री सब में सेम है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। यहाँ कंसेप्ट डिग्री वाला काम नहीं करेगा, डिग्री सब में सेम है, 1 डिग्री का है। तो अब इसमें क्या करो कि तुम बीटा कार्बन का पोजीशन देखो कि बीटा कार्बन में हिंडरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ है, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन, ठीक है। इसमें बीटा कार्बन में 1 डिग्री ग्रुप है, ये बीटा कार्बन इसका जो है सो 3 डिग्री के नेचर का हो गया, इसका बीटा जो है सो 2 डिग्री हो गया, एक इधर, और इसका बीटा जो है इसमें भी 1 ही डिग्री का है, लेकिन ये ग्रुप जो है सो खुद सेकेंडरी है। तो बीटा कार्बन में जिसमें हिंडरेंस सबसे ज़्यादा है उसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। सबसे बड़ा ग्रुप कहाँ है, देखो ये जो अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा के बगल वाले में सबसे बड़ा हिंडरेंस कहाँ है, यहाँ, तो सबसे कम हो जाएगा बी वाला, सबसे ज़्यादा ये लीनियर वाला हो जाएगा ए। इन दोनों में कौन होगा, तो सिंपल सी बात है, ब्रोमीन के नज़दीक में जितना हिंड्रेंस रहेगा रिएक्टिविटी कम। यहाँ 2 कार्बन के बाद हिंड्रेंस है, जबकि यहाँ 1 कार्बन के बाद ही आ गया है, ऐसा। तो डी देन सी, सबसे ज़्यादा ए, फिर डी, फिर सी और सबसे कम बी। हिंड्रेंस देखोगे अल्फ़ा कार्बन के बगल में कितना बड़ा ग्रुप है, चूँकि मेन तो हिंड्रेंस यहीं देखते हैं, लेकिन इस सब में सेम है, CH2 तो बगल में देखेंगे कि अगल बगल कैसा ग्रुप है। अगल बगल जितना बड़ा ग्रुप होगा SN2 में रिएक्टिविटी उतना कम होगा। मेन हिंड्रेंस वाला फैक्टर ग्रुप का बल्किनेस देख करके इसका आंसर करना था, और कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उधर तो आसान था, डिग्री के आधार पर पता चल जा रहा था, इसमें सोचना पड़ा हमें, ठीक है। तो कर लोगे। SN1 SN2 से बहुत क्वेश्चन आए इस चैप्टर में, इन टेक्स्ट से लेकर के एक्सरसाइज तक, तो यहाँ तक आप करोगे। इसके बाद फिर जो है आगे का क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करने वाले हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करोगे, वहाँ नोट्स रिवीजन और नोट्स रटने से कुछ नहीं होगा। नोट्स को आप अभी रटो, और एग्ज़ाम के समय जब रिवीजन करोगे ना, उस समय इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना। ये नोट्स जो करोगे आप NCERT क्वेश्चन का, उसे रिवाइज करना, ये काम देगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।